नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीष अस्वाल। स्वागत है आप सभी का दिन भर दिल्ली में। बुलेटिन में बात करेंगे यूपी में शुरू हो चुकी सियासी लड़ाई की। 2022 की जीत के लिए प्रदेश की सभी पार्टियों की ओर से ब्राह्मणवाद को जोर शोर से शुरू कर दिया गया है। तो वहीं बात बीजेपी की सियासी स्टंट की करेंगे, बताएंगे कि पार्टी के महामंथन से क्या निकला है। वहीं बात सपा के मिशन 2022 को लेकर शुरू हो रहे सियासी अभियान की भी करेंगे। साथ ही बात करेंगे पीजीआई के एक खुलासे की। तो वहीं तीसरी लहर की तैयारियों पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं बात करेंगे एम्बुलेंस के चक्का जाम और सरकारी अल्टीमेटम की। बात करेंगे जुलाई में आए जलजिले की और फिर बताएंगे कि कहां पर ग्रामीणों ने विधायक जी को गंदे पानी में दौड़ा दिया। तो चलिए शुरू करते हैं दिन भर दिल्ली। यूपी से चलता है दिल्ली और दिल्ली से चलता है देश। दिन भर दिल्ली। विधानसभा चुनाव से पहले ब्राह्मणों को रिझाने के लिए राजनीति सरगर्मी तेज हो चुकी है। सपा, बसपा, कांग्रेस सभी जातियों को रिझाने में लगी हुई है। वहीं आम जनता जाति धर्म की बजाय विकास की बात कर रही है। रिपोर्ट देखिए। मिशन 2022 की बड़ी तैयारी। जाति धर्म को साधने की बारी। कहीं ब्राह्मण तो कहीं दलितों पर बाजी। कहीं छूट न जाए कोई भी तैयारी। विधानसभा चुनाव से पहले ब्राह्मणों को रिझाने के लिए बसपा की ओर से कराए जा रहे प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई। बीएसपी के ब्राह्मण काज को लेकर सपा, कांग्रेस और बीजेपी सहित तमाम राजनीतिक दल बसपा को घेरने में लग गए और सभी दलों में अपने को ब्राह्मण समाज का हितैषी बताने की होड़ सी लग गई। वहीं दूसरी ओर आम जनता जाति धर्म की बजाय विकास की बात कर रही है। ब्राह्मणों पर सियासी जोर। पंडित जाएगा 22 में किस ओर। सम्मेलन से साधने की तैयारी। किसका प्लान सब पर पड़ेगा भारी। बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश मिश्रा ने रामनगरी अयोध्या से प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन के जरिए ब्राह्मण काज खेलना शुरू कर दिया है, जिसके बाद राजनीति के गलियारों में ब्राह्मणों को लुभाने की होड़ सी लग गई। जहां एक तरफ कांग्रेस नेता शरद शुक्ला ने बसपा पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए ब्राह्मणों के कांग्रेस में घर वापसी का दावा किया, तो वहीं दिव्यांग सपा नेता ने ब्राह्मणों और सपा का संबंध कृष्ण और सुदामा की दोस्ती से जोड़कर बताया। चाहे ये 4.5 साल की सरकार योगी जी की रही हो, चाहे मायावती जी की सरकार रही हो, और चाहे वो अखिलेश यादव जी की सरकार रही हो, लगातार सारी सरकारों में ब्राह्मणों को टारगेट करके उनका उत्पीड़न करने का काम किया गया है। मैं चुनौती देता हूं अखिलेश यादव जी को और मायावती जी के दोनों को। अगर उनको ब्राह्मणों से इतना मोह है तो सतीश चंद्र मिश्रा जी को बीएसपी मुख्यमंत्री का दावेदार काहे नहीं घोषित कर देती है? क्यों नहीं समाजवादी पार्टी किसी ब्राह्मण को सीएम का कैंडिडेट बनाती है अपना? जो है कांग्रेस पार्टी ने जब जब सरकार आई है ब्राह्मण मुख्यमंत्री इस प्रदेश के अंदर दिया है और पूरे प्रदेश का ब्राह्मण इस बार कांग्रेस पार्टी में घर वापसी के लिए मन बना चुका है। तमाम तरीके से भाजपा सरकार में ब्राह्मणों को सताया गया है तथा उनकी हत्याएं की गई हैं, इनकाउंटर तक किया गया है। सभी ब्राह्मण जो हैं हमारे भाई, वो सभी समाजवादी पार्टी की तरफ रुख कर लिए हैं और आदरणीय अखिलेश भैया को 2022 के चुनाव में विजय श्री का राज तिलक करने का काम करेंगे। इस सबसे इतर बीजेपी ने कहा कि हम जातिगत राजनीति नहीं करते, हम सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास को साथ लेकर चलते हैं। वो लोग आज ब्राह्मण की बात कर रहे हैं जिनके सरकार में हजारों लोगों को और SC/ST एक्ट के मुकदमे लगे। वो लोग इसकी बात कर रहे हैं जिनका एक भी जिला अध्यक्ष ब्राह्मण नहीं है, वो ब्राह्मण सम्मेलन की बात कर रहे हैं। हम तो सबका साथ, सबका विश्वास की बात करते हैं। जात पर कोई भरोसा नहीं। पूरा राष्ट्र, पूरा 125 करोड़ देशवासी, भारतवासी सब अपना है। ऐसी सोच वाले जो इस देश के गौरव माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और योगी जी हैं, उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेकर चल रही है। फिलहाल कोरोना संक्रमण के दौरान महंगाई और बेरोजगारी की मार झेल रहा आम आदमी जाति, धर्म और मजहब से हटकर सिर्फ विकास और महंगाई की मार से निजात चाहता है।
अयोध्या से भारत समाचार के लिए संजीव आजाद की रिपोर्ट। 5 अगस्त से सपा की साइकिल प्रदेश की सड़कों पे 2022 में जीत के अभियान को लेकर के दौड़ने वाली है। यात्रा हर जिले की तहसील पर पहुंचेगी और पार्टी के 2022 के विजन को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। में बम्पर जीत की तैयारी। महासमर के लिए साइकिल यात्रा। यात्रा से बीजेपी को घेरेगी सपा। जिले में 5 से 10 किलोमीटर की यात्रा। 22 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। बीजेपी सत्ता वापसी की तैयारी में जुटी है तो बसपा इतिहास दोहराने की फिराक में। कांग्रेस खोई सियासी जमीन को फिर से पाने की कोशिश कर रही है तो सपा सत्ता में लौटने के लिए जी जान से लगी हुई है। 5 अगस्त को जनेश्वर मिश्र उर्फ छोटे लोहिया के नाम से जाने जाने वाले उनकी जयंती है और जिससे समाजवादी पार्टी पूरे जोर शोर से मनाने की तैयारी कर रही है। हर तहसील स्तर पर सूबे के सभी जनपदों की तहसीलों पर कार्यकर्ता साइकिल यात्रा करेंगे। जी हां, 22 में बम्पर जीत के लिए समाजवादी आंदोलन के नेता जनेश्वर मिश्रा के जन्म दिवस पर 5 अगस्त को समाजवादी पार्टी साइकिल यात्रा निकालने जा रही है। सपा की साइकिल यात्रा 5 से 10 किलोमीटर चलेगी। यात्रा के जरिए लोगों को जागरूक करेंगे। बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाएंगे। पुलिस उत्पीड़न, किसानों की समस्या उठाएंगे। शोषणकारी नीतियों को उजागर करेंगे। महिलाओं पर अत्याचार को मुद्दा बनाएंगे। सपा शासन में हुए कार्यों का बखान करेंगे। लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात हो या अपना विरोध प्रदर्शन करने की बात हो, चाहे पीड़ित शोषित वर्गों के साथ न्याय करने की बात हो, चाहे अपनी चुनावों में किए गए वादों को पूरा करने की बात हो। उनका मानना था चुनावी वादा खिलाफी भी एक तरह का भ्रष्टाचार है। इन सबको निश्चित तौर पर चर्चा में रहेंगे क्योंकि ये जनेश्वर जी का जीवन ये बताता है, उनकी जीवन शैली ये बताती है कि ये सारे तत्व आप अपने व्यक्तित्व में रखेंगे तभी आप समाज को दे पाएंगे। दरअसल सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के निर्देश पर पार्टी की ओर से सभी तैयारियां कर ली गई। अब इंतजार है तो सिर्फ 5 अगस्त का। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। कोरोना की तीसरी लहर का कहर बच्चों पर ज्यादा होगा। विशेषज्ञों की इस दावे के बाद प्रधानमंत्री के फंड के तहत लखनऊ की कई अस्पतालों में बच्चों के लिए वेंटिलेटर्स भेजे गए थे, लेकिन उसकी जब जांच की तो चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। देखिए इस रिपोर्ट में पीजीआई की रिपोर्ट का ये सच। तीसरी लहर को लेकर सरकार की तरफ से तैयारियों को जो बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं वो कहीं न कहीं फेल होते साबित हो रहे हैं। जब से इस रिपोर्ट का खुलासा हुआ है तब से पीजीआई के डायरेक्टर समेत तमाम डॉक्टर इस पे कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। पीजीआई की खुफिया रिपोर्ट लीक। क्वालिटी में फेल वेंटिलेटर। बच्चों के इलाज में नाकाम। कारगर नहीं है केंद्र के वेंटिलेटर। भेल के भेजे 40 वेंटिलेटर खराब। बलरामपुर, आरएमएल और पीजीआई ने सप्लाई। पिछले 2 सालों में देश और दुनिया में कोरोना ने जिस क्रूरता से कहर बरपाया, शायद ही कोई बचा होगा जिसने किसी अपने को न खोया। लेकिन इतना सब होने के बाद ना तो सिस्टम जागा और ना ही मेडिकल विभाग। दरअसल विशेषज्ञों ने बच्चों पर संक्रमण के ज्यादा खतरे की आशंका जताई है, लिहाजा कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए अस्पताल और संस्थानों में तैयारियां चल रही हैं।
सभी जगहों पर बच्चों के इलाज के लिए ठोस इंतजाम किए जा रहे हैं। अस्पताल में बेड और वेंटिलेटर तैयार किए जा रहे हैं। इसी क्रम में पीएम केयर से प्रदेश की राजधानी के विभिन्न अस्पतालों में वेंटिलेटर भी भेजे गए। पीजीआई में पीएम केयर से करीब 40 वेंटिलेटर भेजे गए। इन वेंटिलेटर्स को बच्चों के इलाज में इस्तेमाल किए जाने की बात कही गई थी। शासन के निर्देश पर पीजीआई में वेंटिलेटर की गुणवत्ता परखने के लिए कमेटी बनी। विशेषज्ञों की कमेटी ने वेंटिलेटर की गुणवत्ता परखी और जब रिपोर्ट तैयार की गई तो केंद्र से आए वेंटिलेटर खराब, बच्चों में कारगर नहीं। केंद्र से आए वेंटिलेटर 10 किलो तक के बच्चों के इलाज में नाकाम वेंटिलेटर। पीजीआई की शासन को भेजी रिपोर्ट हुई लीक। रिपोर्ट लीक होने से पीजीआई में खलबली। भेल के भेजे 40 वेंटिलेटर की क्वालिटी खराब। पीजीआई में वेंटिलेटर क्वालिटी टेस्ट में हुए फेल। बलरामपुर आरएमएल पीजीआई में हुई थी सप्लाई। केंद्र सरकार द्वारा जो वेंटिलेटर भेजे गए थे, यानी कि वो कहीं ना कहीं बच्चों पर नाकारगर जो है वो साबित हो रहे हैं। लेकिन बताया ही जा रहा है कि तीसरी लहर में जो सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला है वो बच्चों को असर करने वाला है, जिसके चलते ये जो NICU है या बच्चों की केयर यूनिट है उसको ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है, ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। पूरे मामले की गोपनीय रिपोर्ट लीक होने पर पीजीआई प्रशासन में खलबली मची हुई है। निदेशक से लेकर जांच करने वाली टीम रिपोर्ट लीक होने पर मंथन करते हुए मामले की लीपापोती में जुट गई है, जबकि रिपोर्ट में लिखा गया है कि आईसीयू में गंभीर मरीजों और स्टाफ को दिक्कत, कंप्रेशर से बेहिसाब साउंड निकलता है, अंग फेल हो चुके मरीजों का इलाज मुश्किल है, 10 महीनों तक के बच्चों को रखना खतरनाक। ऐसे में पीजीआई की इस रिपोर्ट ने खलबली मचाकर रख दी है कि 10 किलो वजन से जो कम के बच्चे हैं उनमें ये वेंटिलेटर कारगर साबित नहीं हो रहे हैं। तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं ये एक चिंता का विषय है। और साथ ही साथ जब से इस रिपोर्ट का खुलासा हुआ है तब से पीजीआई के डायरेक्टर समेत तमाम डॉक्टर्स इस पे कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, न ही मीडिया से बात करने के लिए कोई भी जो है वो आगे आ रहा है। जिस लहर के कहर से हर कोई खौफ खाए है, हर कोई सदमे में, उसकी तैयारी में ऐसी चूक हैरान करने वाली है, सभी को सकते में डाल देने वाली है। ऐसे में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर कई सवाल भी उठते हैं। तीसरी लहर को लेकर ये कैसी तैयारी? सप्लाई से पहले क्यों चेक नहीं हुए मानक? सप्लाई वाली संस्था पर कार्रवाई कब होगी? मामले को दबाने की कोशिश आखिर क्यों? नाकाम वेंटिलेटर से कैसे बनेगा काम? बच्चों में संक्रमण रोकने की घटिया तैयारी क्यों की? जाहिर है कि ऐसे में अब इस बात का खुलासा हो गया है कि भेल द्वारा जो ये वेंटिलेटर भेजे गए हैं ये 40 किलो से 10 किलो से कम के बच्चों के लिए कारगर नहीं है। ऐसी सूरत में आने वाले समय में अगर तीसरी लहर आती है तो उसके लिए सरकार को कुछ अलग से इंतजाम करने पड़ेंगे और बच्चों की सेहत के लिए कुछ न कुछ बेहतर करने की कोशिश करनी पड़ेगी। कैमरामैन नफीस के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ। प्रदेश भर के एम्बुलेंस कर्मचारियों की हड़ताल और चक्का जाम मरीजों के लिए मुसीबत का सबब बनता जा रहा है। न सरकार एम्बुलेंस कर्मचारियों की सुनना चाहती है और न ही एम्बुलेंस कर्मचारी सरकार की बात मानना चाहते हैं। और अब प्रशासन ने अल्टीमेटम दे दिया है। रिपोर्ट देखिए। एम्बुलेंस कर्मियों का हल्ला बोल। स्वास्थ्य सेवाओं पर मंडराया संकट। एम्बुलेंस के अभाव में तड़प रहे मरीज। सुनने को भी तैयार नहीं सरकार। एम्बुलेंस कर्मियों को दिया अल्टीमेटम। 700 एम्बुलेंस कर्मी हो चुके हैं बर्खास्त।
कर्मियों की बुलंद आवाज को सुना आपने? ये वो आक्रोशित लोग हैं जो कोरोना महामारी में मरीजों के साथ, सरकार के साथ दिन रात खड़े रहे। लेकिन आज वही सरकार इन लोगों की परेशानियों को समझने की कोशिश ही नहीं कर रही है। सड़क पर बैठे ये एम्बुलेंस कर्मचारी नई आउटसोर्सिंग कंपनी की मनमानी का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि पहले तो इनका मानदेय घटा दिया गया। 12,000 से 700 से घटाकर इनके मानदेय को 10,700 कर दिया गया। फिर पुराने कर्मचारियों को ही निकाल दिया गया। लखनऊ के इको गार्डन में प्रदेश भर से आए हजारों की संख्या में एम्बुलेंस कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार तक अपनी मांगों को पहुंचा रहे हैं। वहीं सरकार के काम पर लौटने के लिए इन सबको अल्टीमेटम दे रखा है, लेकिन अपनी रोजी रोटी को जाता देख सभी कर्मी प्रदर्शन करने पर मजबूर हो चुके हैं। एजेंसी की तरफ से सैकड़ों कर्मचारियों पर मुकदमा हो चुका है, तो कईयों को नौकरी से भी निकाला जा चुका है। ठेका प्रथा समाप्त करने सहित तमाम मांगों को लेकर एम्बुलेंस कर्मचारी हड़ताल पर हैं और पूरे प्रदेश में एम्बुलेंस के पहिए ठप कर दिए गए हैं। आपको हम तस्वीरें दिखाएंगे, ये इको गार्डन की तस्वीरें हैं। इस बार आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये तमाम कर्मचारी जो है वो यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। सरकार और कंपनी मिल करके चाहती है कि इनके पदाधिकारियों को उठाकर जेल में डाल दो और आंदोलन को दबा दो, इनको सैलरी न दो, इनको वेतन न दो। आज हम लोग 23 तारीख से लगातार शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन सरकार और जीबी के कंपनी इतना पैसा खिला दी है मंत्रियों को कि वो लोग हम लोगों को दबाने का कार्य किया जा रहा है। एम्बुलेंस चालकों की हड़ताल से हाहाकार मचा हुआ है। हड़ताल के चलते मरीज और आम पब्लिक परेशान है, तो दूसरी तरफ सीएमओ ऑफिस और जिला प्रशासन की ओर से इमरजेंसी के तहत एम्बुलेंस संचालक की व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। सीएमओ ऑफिस की ओर से 15 एम्बुलेंस मरीजों को तमाम हॉस्पिटल तक ले जाने के लिए लगाई गई और इन पर 12 घंटे में 2 शिफ्ट में ड्राइवर सहित एक कर्मचारी को भी तैनात किया गया है। वही कंपनी की ओर से लगातार अब नए चालकों की भर्ती की जा रही है और उन्हें प्रशिक्षण के बाद एम्बुलेंस की चाबी भी थमा दी गई है। बावजूद इसके बड़ी संख्या में एम्बुलेंस लालबाग स्कूल परिसर में खड़ी है। 15 एम्बुलेंस थी फ्लीट में, 15 में से 8 गाड़ियां हमारी तुरंत ही भेज दी गई थी जैसे इनकी हड़ताल शुरू हुई है। तो 6 CHCs और बाकी कुछ UCHCs में भी गाड़ी भेजी गई हैं। तो वो गाड़ियाँ हमारी 16 स्टाफ के साथ काम कर रही हैं। अभी भी 7 गाड़ियाँ हमारी रिजर्व में रखी हुई हैं, उनका स्टाफ रिजर्व में हमारे पास में। इन केस एनी इमरजेंसी हम उन्हें भी भेजने को तैयार हैं। तो बांदा में एम्बुलेंस चालकों से प्रशासन ने चाबियां ही वापस ले ली और सभी एम्बुलेंस को मेडिकल कॉलेज में खड़ा करा दिया है। एम्बुलेंस संचालन के लिए दूसरे ड्राइवरों की व्यवस्था भी की जा रही है। कानपुर में भी एम्बुलेंस कर्मियों की चौथे दिन हड़ताल जारी है। काशीराम हॉस्पिटल में 4 दिन से धरना प्रदर्शन हो रहा है। सीएमओ को चाबी सौंपने के बाद भी ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यूनियन लीडर के साथ कई कार्यकर्ता लखनऊ के लिए भी रवाना हो चुके हैं। बहरहाल सरकार FIR की चेतावनी दे रही है, विपक्ष सवाल उठा रहा है और एम्बुलेंस संघ का कहना है कि सरकार उनके साथ धोखा कर रही है। जिस कंपनी को ठेका दिया गया वो भी ऑल इज वेल का राग अलाप रही है और इन सबके बीच मरीज मौत से सीधी लड़ाई ले रहे हैं और इन मरीजों की सुध किसी को भी नहीं है। कोशिश लगातार की जा रही है सीएमओ जिला प्रशासन की तरफ से कि हड़ताल का असर जो है वो आम पब्लिक और मरीजों पर न पड़े। कैमरा पर्सन जितेंद्र साथ भारत समाचार।